हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। आज की क्लास शुरू करने से पहले दो लाइन प्यारी सी बातें पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज मैं क्लास 8 के ज्योग्राफी बुक से कृषि के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि हमारा ओल्ड वर्जन से होगा, यानी बुक जो बीते हुए कल में चल रही थी उसका होगा। क्योंकि अभी मैंने एक सिविल सर्वेंट्स मतलब अधिकारी से मिला, जिन्होंने बताया मुझे कि एक सिविल सेवा करने के लिए आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उसका न्यू वर्जन नहीं बल्कि ओल्ड वर्जन पढ़ना बेहतर होगा। चलिए प्यारी लाइन बातें पढ़ लेते हैं। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, बस खामोश हो जाता है। यानी स्टूडेंट, जब हमारा दर्द हद से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग रोते नहीं हैं बल्कि खामोश हो जाते हैं। तो चलते हैं अब चैप्टर पे और स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए स्टूडेंट, चैप्टर 4 है कृषि। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुवाई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डालेगा। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगी, जहां से उसे आटा में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये हैं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाएं। स्टूडेंट, जब भी जियोग्राफी बुक पढ़ें और देखिए कि अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं प्रत्येक वीडियो में आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और अभी भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट, पढ़ने से नहीं होता है, उसको नोट्स भी किया जाता है। नहीं तो फिर पढ़ने के लिए तो लगभग ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, लेकिन समझ कितने पाते हैं? बहुत कम लोग। और दूसरा, रिवीजन करने के लिए आपके पास क्या रहना चाहिए? नोट्स रहना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी पढ़ा करिए एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठा करिए, जिससे कि आप लोग जो मैं बताऊँ कि इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको नोट्स कर सकें। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पाद और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रह इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाओं के बारे में जाना। प्राथमिक क्रियाएं जिसके अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन से उत्पन्न होते हैं, तो कृषि भी तो प्राकृतिक संसाधन से उत्पन्न होता है, इसलिए कृषि को भी हम लोग कौन सी क्रिया मानेंगे? प्राथमिक क्रिया। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। यानी जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? कृषिगत भूमि कहा जाता है। नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट, कृषिगत भूमि। चलिए स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं। चित्र 4.5 आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेश में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। शब्द उत्पत्ति को भी नोट डाउन करते चलिएगा। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री जिसका अर्थ है मृदा और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि करने से हुई है। चलिए आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। मैं बार बार बोलता हूँ, मतलब कंटिन्यू आपसे कहा हूँ कि देखिए प्रॉब्लम होती है थोड़ा मोबाइल स्क्रीन पे मैप को पूरा कराने में। अगर आपको दिक्कत है तो मुझसे बोला करिए, मैं आपको इसके मैप को पूरा कराऊंगा। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं कराऊंगा, ठीक है, लेकिन उसको अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर। चित्र 4.1 कृषिगत भूमि का विश्व वितरण। क्या आप जानते हैं? इन सभी को नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट, क्या आप जानते हो? चलिए, क्या आप जानते हैं
सबसे पहला हमारा दिया है एग्रीकल्चर, मृदा की जुताई, फसल को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती की भी कहते हैं। दूसरा हमारा दे रहा है सेरीकल्चर या फिर रेशम उत्पाद, रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन या कृषि का आय में पूरक हो सकता है। पीसीकल्चर में या फिर मत्स्य पालन में, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर या फिर द्रक्षा कृषि, अंगूर की खेती हेतु। हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। कृषि तंत्र, कृषि या फिर खेतों को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ सक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद होते हैं। चित्र 4.2 कृषिगत भूमि की कृषि उत्पत्ति। चित्र 4.3 भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश। निवेश, प्रक्रम, निर्गत, मशीनरी, बीज, रसायन, जुताई, बुआई, छिड़काव, फसल। भौतिक निवेश में आ गया सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, मृदा, ढाल। मानवीय निवेश, भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन इत्यादि। कृषि के प्रकार, यहाँ पे देखिए कृषि का प्रकार दिया हुआ है, इसको भी लिखते चलना स्टूडेंट। कृषि के प्रकार में क्या है, एक लिख सकते हो निर्वाह, ठीक है, और दूसरा लिख सकते हो वाणिज्यिक। अभी तक इस पॉइंट में यही नोट करना है और पढ़ते हैं आगे, बताते हैं अगर कोई नोट्स करने लायक होगा तो। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। यह है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। रोचक तथ्य में आ जाओ, जैविक कृषि, इस प्रकार की खेती में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे पढ़ते हैं। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, इसका कहने का मतलब ये है कि इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा कि इस प्रकार की कृषि कृषक के परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। परंपरागत कृषि कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें सिर्फ हमारा क्या होगा, परिवार की, जो भी हमारे कृषक परिवार की आवश्यकता होगी, नेसेसरी होगी, मतलब किसी चीज़ की नेसेसरी होगी, नीड होगी, उसी का कह सकते हैं कि ज़रूरत को क्या कर पाएगी, पूरा करने में कर पाएगा, पूरा कर पाएगा। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया हमारा गहन और एक क्या हो गया हमारा आदिम, लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गहन निर्वाह कृषि किसको कहते हैं, तो गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होता है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी या फिर दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में प्रचलित है। अगला हमारा आता है आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है। ठीक है, आगे आ जाओ। एक हमारा आता है स्थानांतरणीय कृषि। अब एक पॉइंट इधर दिया है कि आप जानते हैं, अब इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, तब आगे मैं पढ़ाता हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्थानांतरणीय कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे हमारा हो गया झूमिंग, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है।
और मलेशिया में लद्दाख के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, ये एग्जामों में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थानांतरणीय कृषि। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि दी जाती है और कृषि नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। जलवासी पशुचारण में आते हैं स्टूडेंट। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार के कृषि के पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायुकीय बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। चित्र देख लो, 4.4 में दिया है जलवासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ। वाणिज्य कृषि। अब आते हैं हम लोग वाणिज्य कृषि पे। चित्र 4.5 को देखना, गन्ने की रोपण कृषि। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीन के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसल वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्म से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। अगला आता है हम लोग का मिश्रित कृषि। जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ सभी को नोट करते जाना, जो मैं पॉइंट बताऊँगा आप लोग को। मिश्रित कृषि देख लो। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। अगला हमारा आता है रोपण कृषि। ठीक है, या फिर जिसको हम लोग रोपण कहते हैं। रोपण या फिर रोपण दोनों एक ही है। वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। चित्र 4.6 केले की रोपण कृषि। चित्र 4.7 चावल की कृषि। मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योग के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसल है। आगे आते हैं स्टूडेंट चावल। यह विश्व के मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें कि जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, उसके बाद जापान, फिर उसके बाद श्रीलंका और फिर उसके बाद मिस्र है। अनुकूल जलवायुकीय दशाओं जैसे कि पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं।
देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो बातें यहाँ पे कह रहा है ना कि चावल का उत्पादन, गेहूँ का उत्पादन, आलू का उत्पादन, ऐसे अगर बात करता है तो उसको जनसंख्या पे देख लिया जाता है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन के है, और पहले के आंकड़े से चीन की है ना, तो चीन को माना, उसके बाद भारत को माना। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे उपज भी तो ज़्यादा किया जाएगा, तभी ना जितनी जनसंख्या रहेगी उसकी पूर्ति की जाएगी। यही बात कहने का। चित्र 4.8 गेहूं का शस्य कर्तन। चित्र 4.9 बाजरे की कृषि। अब आते हैं हम लोग गेहूं पे। गेहूं वर्धन काल में मध्य तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट, यह मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसलें हैं जिससे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। क्या आप जानते हैं कि मक्का को कार्न के नाम से भी जाना जाता है? विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगे प्रजातियां पाई जाती हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, इतना कम से कम लिख लो कि मक्का को कार्न के नाम से जाना जाता है। बाकी कुछ मत लिखना, सिर्फ इतना लिख लो कि मक्का को कार्न के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो जानते हो कि कार्न के नाम से जाना जाता है, लेकिन कन्फ्यूज़न ये कर दोगे कि ये तो इंग्लिश है, इसलिए दूसरे पर टिक मार देते हैं, ये गलत है। चित्र 4.10 मक्के की कृषि। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाल रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। चित्र 4.1 कपास की कृषि। अगला हमारा आता है पटसन। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लो क्या, कि पटसन को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। सुनहरा रेशा भी कहते हैं या फिर कहा जाता है। ठीक है, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। कॉफ़ी में आते हैं तो इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। चित्र 4.12 कॉफ़ी की कृषि। रोचक तथ्य देख लो स्टूडेंट, कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी, जो कि बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों को अनोखे उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधों की फलियों को चख कर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। सॉरी स्टूडेंट। अगला आता है चित्र 4.13 चाय की रोपण कृषि में। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिक की आवश्यकता होती है। देखिए स्टूडेंट, जो आपका टॉप पॉइंट होगा उसको मैं बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो।
यहाँ पे इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधा में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है जिसके कारण मुझे पार्ट दूसरा भी बनाना पड़ेगा। ये वीडियो यानी कि मेरा क्लास 8 का जो कृषि चैप्टर है वो 2 वीडियो में रहेगा। मैं उसको प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा और उसमें देख लीजिएगा। बचा है अभी एक वीडियो और चलेगा, मिलते हैं उस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लव यू स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।